जय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे सीए इंटरमीडिएट की ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में द चैप्टर ऑफ कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट दोस्तों हमने जैसा डिस्कस किया, इसका वेटेज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें 10 से 20 मार्क तक का हो सकता है। दैट मींस दिस इज वन ऑफ द रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज ऑन दैट। प्लस जो आपके शुरू में 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप करेक्ट एंड करेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली उसमें भी आपको 1 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम कंपनी ऑडिट देखने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज बेसिकली a covered or this is basically involves a understanding of the law and that is why there would be a lot of interpretation involved. It is a very interesting chapter. It is a moderate to easy difficulty level chapter, nothing much as such. And the most interesting part is कि इसमें interpretation आप जब लॉ का करोगे तो उसमें कई सारी चीजें आपको समझने के लिए मिलेंगी। This is going to be very interesting in that sense. चलिए जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड लुक्स गुड। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन हियर एंड लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैसे। तो दोस्तों कंपनी ऑडिट में हमें चीजों को समझने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू रेफर द बुक डायरेक्टली। इन फैक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन प्रॉपर नोट्स। तो इसके लिए आप अपनी कॉपी में कंपनी ऑडिट चैप्टर की हेडिंग दे दीजिए और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट इज गोइंग टू बी विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। नाउ बिफोर आई गेट इनटू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक छोटा सा बैकग्राउंड अपन ले लेते हैं। बैकग्राउंड किसके बारे में? कंपनीज एक्ट के बारे में। आप लोग कंपनी लॉ पढ़ चुके हो दोस्तों, तो कंपनीज एक्ट तो आप जानते ही हो, समझते ही हो, पहचानते ही हो। कंपनीज एक्ट आया बेसिकली 2013 में। जब अपन इस पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज आपको जो समझना होगी वो ये कि कंपनीज एक्ट जो प्रिपेयर किया गया, डिजाइन किया गया, वो कैसे प्रिपेयर और डिजाइन किया गया। कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले होता था कंपनीज एक्ट 1912, जिसे रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 2013 ने। 56 के बाद 2013 में, यानी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लाइक 56 इयर्स बाद एक नया लॉ बनाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुराने लॉ में कई प्रकार के इन 50 प्लस इयर्स में इधर उधर चेंजेस हुए, जिस कारण से बड़ा ही तितर बितर हो गया वो लॉ। तो सरकार ने बोला कि यार एक प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉ हमें क्रिएट करना चाहिए जो करंट पोजीशंस को दिमाग में रखते हुए डिजाइन भी किया जाए और उसके प्रोविजंस भी वैसे डेवलप किए जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज करी कि जो कंपनीज एक्ट बनाया उसमें सारे प्रोविजंस जो एक दूसरे से रिलेटेड है उन्हें ग्रुप कर दिया और ग्रुप करके उन्हें चैप्टर, नेम और नंबर दे दिया। यानी हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज नोन एज ऑडिट एंड ऑडिटर्स। किसी ने बढ़िया सवाल पूछा है, भैया लक्ष्य जी ने पूछा है सर सब कुछ दिया हुआ है किताब में तो फिर लिखना क्यों? बहुत बढ़िया दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब तक आपको कॉपी में लिखी हुई हाथ से ना मिलेगी तब तक आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि अपन ने कवर कर लिया। और क्योंकि यहाँ पे लॉ का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है इसलिए अपने को यहाँ कॉपी में प्रॉपर नोटिंग करना पड़ेगी। बाद में आपको लैंग्वेज के लिए लगे तो आप स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो, सब चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ दैट, आई टेल यू कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन to the Companies Act 2013। हुआ क्या दोस्तों, कंपनीज एक्ट ने सिस्टमैटिकली रिलेटेड प्रोविजंस को चैप्टर्स में डिवाइड किया। चैप्टर 10 is named as Audit and Auditors। इस चैप्टर के अंतर्गत there are सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 ये कवर्ड है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ कंपनीज एक्ट ने
रूल्स नोटिफाई किए जिसको नाम दिया गया कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, जिसे हम लोग प्यार से कार बुलाएंगे। कंपनीज एक्ट को हम प्यार से CA 13 लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज किए जा सकते हैं क्या? तो देखिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड शॉर्ट फॉर्म्स है उन्हें यूज करने में दिक्कत नहीं है, बट जैसे कार हुआ, CA 13 हुआ, ये कॉमनली यूज शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, तो इसे आप प्रेफरेबली यूज ना करें। तो सर कॉमनली यूज शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकते हैं? कंपनी को CO लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप CO डॉट लिख रहे हैं, बट वी विल कम मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्रेजेंट द आंसर अ लिटिल लेटर। तो इन्होंने कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स दिए, जिसके अंतर्गत कुल 14 रूल्स वर गिवन एंड व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ दीज रूल्स। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कशन शुरू करूँ उससे पहले आप लोग मुझे चैट में थोड़ा सा लिख के बताइए, थोड़ा मालूम भी पड़ जाए भाई कितने लोग जाग उठे हैं और देखना शुरू कर चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? कोई चीज अगर एक्ट में लिखी हुई है और वही चीज कोई रूल्स में लिखी हुई है, दोनों में क्या फर्क है? इनफैक्ट आपने हो सकता है सुना हो, there is something called as act, something called as rules, something termed as notifications and something termed as circulars. इन सब में कुछ फर्क होता है। अभी मैं आपसे एक बेसिक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि एक्ट और रूल्स, इन दो में क्या फर्क होता है? यानी मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन एक्ट में लिखा और उसकी जगह मैं कहता हूं कि नहीं, वो प्रोविजन मैंने रूल्स में लिखा है, दोनों की एप्लीकेबिलिटी में क्या फर्क होगा? क्या दोनों की मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी है? क्या एक में फॉलो नहीं करने पे पेनल्टी लगेगी, दूसरे में नहीं लगेगी? इनफैक्ट क्यों कुछ चीजों को एक्ट में डाला जाता है और क्यों कुछ चीजों को रूल्स में डाला जाता है? तो इस लॉजिक से प्लीज ट्राई टू गिव मी सम एक्सप्लेनेशन अबाउट इट एंड आई एम गेटिंग गुड आंसर्स इन द चैट्स। चलिए जी, चैट में क्या आया है? सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने बोला है सर गुड मॉर्निंग। ये भी बढ़िया है भैया। चलो तो लेट्स सी व्हाट आंसर्स वी आर गेटिंग। बहुत बढ़िया। ओके सर, एक्ट इज वाइडर देन रूल्स, दैट इज वन। ओके, रूल्स आर मेड टू सपोर्ट द एक्ट, गौरव ने कहा है, बहुत बढ़िया। एक्ट इज अ वाइडर कंसेप्ट, ये अपने नाम भाई सार्थक ने बोला है। Act will override the rules, so rules are more like guidelines, whereas act is something which has to be followed. Rules are made after the enactment of the act. बहुत बढ़िया। तो भैया रूल्स बाद में आते हैं और एक्ट पहले आती है। ये एकदम बिजनेस स्टडीज की याद आ गई मुझे कि प्लानिंग और डायरेक्शन में क्या फर्क है? तो बोले डायरेक्शन बाद में होता है, प्लानिंग पहले होती है, फिर उसके बाद प्लानिंग पहले होती है, डायरेक्शन बाद में होता है। Act is formed by Parliament and rules are made by central government to provide a broader view to it. Like in the rules, amount of penalty etc. is written. क्या बात है, लक्ष्य सिंगला ने दिल जीत लिया, इसको तो मैंने स्टाल लगा दिया है। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, रूल्स कैन बी चेंज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ भावेश छा गए, वेरी गुड। बेसिकली दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। एक्ट और रूल्स आर पार्ट ऑफ द एक्ट। एक्ट इज व्हाट टू डू, रूल्स हेल्प अस हाउ टू डू। अभिषेक, आई विल गिव यू अ लिटिल मोर इनसाइट इनटू दिस। अब आप समझना बात को ध्यान से। ये मैं जो बता रहा हूं ये हो सकता है लॉ से रिलेटेड है, बट अपने लिए समझना जरूरी है दोस्तों। एक्ट is passed by the parliament if it is a central act like the Companies Act. इसका मतलब अगर एक्ट के अंदर एक छोटी सी भी चीज मुझे बदलना है तो मुझे किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? I'll have to take permission of central government? नहीं, I'll have to get it passed from the parliament. अब दोस्तों आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सेटअप भारत का समझना पड़ेगा। सर्वोपरि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भैया हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो लोग अपनी सरकार चुनेंगे और वो लोग फिर सरकार के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। सेंट्रल लेवल पर अगर कोई भी एक्ट फॉर्म करना है तो वो लोग फॉर्म करेंगे जिनको सेंट्रल लेवल के चुनाव में चुना गया। और वो लोग बेसिकली कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में, विच इज योर लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 हाउसेस। कोई भी सेंट्रल एक्ट अगर पारित करना है तो जब तक वो लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल प्राप्त नहीं करेगी तब तक वो लागू नहीं होगी। सिमिलरली एक्ट में संशोधन, चेंज, अमेंडमेंट भी करना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा।
ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट डज नॉट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज पार्लियामेंट विल होस्ट ऑल पार्टीज, whereas central government will be formed by the ruling party in BJP in the current scenario. तो सपोज मैं चाहता हूं कि यार एक्ट में मुझे एक छोटा सा बदलाव लाना है, तो क्या वो बदलाव बीजेपी खुद अपने इच्छा पर लाकर नोटिफाई कर सकती है? रूलिंग पार्टी क्या लाके नोटिफाई कर सकती है? नहीं। रूलिंग पार्टी प्रपोज करेगी उस अमेंडमेंट को थ्रू अ बिल और एन अमेंडमेंट नोटिफिकेशन, जिसको पुटअप किया जाएगा टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, तब जाके वो परमानेंटली इफेक्टिव होगा। इसके लिए हमें उसे पार्लियामेंट में टेबल करना होगा, डिस्कशन करना होगा, अप्रूव कराना होगा, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट से। It's a long drawn process. It cannot happen smoothly and quickly. Hence, there is a logic where what we say is that if there are certain things which are not very critical or things which are subject to changes, let us not put those things in the act. Rather, let's delegate the powers of determining and deciding those provisions to the central government. तो इसके लिए एक्ट में जहां जहां ऐसा लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर प्रोविजन के पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मैटर नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा, या अनदर एग्जाम्पल, जैसे ऑडिटर अगर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि भैया आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप कंपनी के डेटर नहीं हो सकते। अब मैंने बोला यार कभी कोई जरूरत पड़ गई, कुछ एडवांस वगैरह कभी ले लिया 2-5 हजार का, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर तो हम। तो हमने बोला नहीं नहीं, एक छोटी सी लिमिट चलेगी। अब आप समझिए आज के कंपनीज एक्ट में लिमिट दी गई है कि ऑडिटर 5 लाख रुपए तक की उधारी कंपनी में रखता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा हुई तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे ऑडिटर की। ये 5 लाख एक रीजनेबल लिमिट है आज की टर्म्स में, पर हो सकता है आज से 20 साल बाद ये 5 लाख का अमाउंट इनसिग्निफिकेंट हो जाए। कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसी लिमिट थी 1,000 रुपए की, क्योंकि 56 में 1,000 रुपए की कीमत शायद 5 लाख जैसी होगी। बट दिक्कत यह था कि उन्होंने वो 1,000 की लिमिट एक्ट में दी थी। 2013 आ गया दोस्तों, तब तक वो 1,000 की लिमिट चेंज ही नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि एक्ट में बदलना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये जो नई एक्ट बनाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लिमिट इन द एक्ट, इन्होंने ऐसा लिख दिया, इफ एन ऑडिटर इज इंडेटेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। और आखिरी में एक्ट में एक सेक्शन बना दिया गया जिसमें कहा गया कि wherever the act has given the powers to prescribe any provision for the act, those powers will rest with the central government. तो एक सेक्शन ने क्या कहा कि भैया जहां पर भी पावर दिया गया है कि ये एक्ट प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ चीज, तो वो पावर हमने मान लिया है कि किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, which the central government can exercise by either issuing rules or issuing a notification relating to that. तो ये सारे पावर जहां जहां एज में भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द यूज हुआ है लॉ में, वो सारी की सारी जगह पावर किसको चले गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, which is basically the ministry which is looking after the company on corporate affairs, which includes basically the Companies Act. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई चेंज करने का पावर है तो अब वो सिंपली कैसे किया जाएगा? कुछ भी नहीं करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है उनको आपस में इंटरनल मशीनरी में उसको प्रपोज करके अप्रूव करना है, और अप्रूव करके या तो उसका रूल देना है या नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल गेजेट में डाल के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके उसको लॉन्च कर देना। इसके लिए मुझे पार्लियामेंट तक रुकने की जरूरत नहीं है। आई कैन डू दिस एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स चेंजिंग इन द रूल्स इज कंपैरेटिवली मच इजियर देन चेंजिंग द एक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुझे ये ध्यान रखना है कि सर कौन सी चीज एक्ट में दी गई है और कौन सी चीज रूल्स में दी गई है? मुद्दे की बात तो ये है क्योंकि हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि एग्जाम में रूल नंबर या सेक्शन नंबर क्या कोड करना है, ये दिमाग में रखने का है या नहीं। तो खुशी की बात यह दोस्तों कि इंटरमीडिएट में सेक्शन नंबर और रूल नंबर कोड करने का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नॉर्मली जो पेपर चेकर्स होते हैं उनको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि जब तक सेक्शन नंबर या रूल नंबर सही कोड नहीं किया गया है तब तक मार्क्स ना दिए जाएं इंटरमीडिएट लेवल पे।
तो अनलेस एंड अनटिल कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा आ जाए कि व्हाट आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रूल 4 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, तब आपको मालूम पड़ेगा ओ बाप रे, रूल 4 तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो अपने को दिक्कत हो गई। उसके अलावा आपको रूल नंबर्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दिस, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट हम जब पढ़ें क्लास में तो हम एटलीस्ट सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, रूल नंबर्स को पढ़े। एग्जाम से पहले क्या उसे बहुत फॉर्मली रिवाइज करने की जरूरत है? मे बी नॉट। तो इसलिए अब आप एक चीज समझ लेना कि आपको पढ़ते समय बहुत ज्यादा दिमाग इस चीज पर नहीं लगाना है कि मैं सेक्शन पढ़ रहा हूं या रूल पढ़ रहा हूं, पर ये कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज सेक्शन में है और कौन सी चीज रूल्स में है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। The one which is there in the rules is comparatively easier to change if need arises, whereas what is there in the act is comparatively little difficult to change. इसके अलावा आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि भाई एक्ट ही रूल्स को पावर देती है, तो एक्ट वाइडर है, रूल्स नैरोअर हो सकते हैं। एक्ट इनैक्ट होने के बाद ही रूल्स बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अल्टीमेटली रूल्स उन्हीं चीज के बनाए जा सकते हैं जिसका पावर एक्ट उसे बनाने के लिए देता है, ये भी सही बात है। पर ध्यान रखिएगा, रूल्स आर ऑल्सो इक्वली मैंडेटरी एज द एक्ट इज। तो अगर कोई कहता है कि भैया रूल्स रिकमेंडेटरी है, गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है। किसी ने कहा एक्ट और रूल में कॉन्फ्लिक्ट आया तो एक्ट जीतेगा, ये भी सही है। सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, बट ये बेसिक डिफरेंस है रूल्स और एक्ट का। तो सिस्टमैटिकली कंपनीज एक्ट 2013 जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने हर चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग रूल्स बना दिए। तो हमारे ऑडिट के पूरे डिस्कशन से रिलेटेड जितने हमारे रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स हमें कहाँ मिल जाएंगे? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में। हालांकि इसके अलावा उन्होंने एक और रूल पब्लिश किए हैं विच इज बेसिकली कॉस्ट ऑडिट रूल्स। क्योंकि हम सीए में नहीं पढ़ रहे हैं, सीए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इसका रेलेवेंस कम है, बट फिर भी हमारे एग्जाम में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नॉट विद द रूल नंबर्स, बट ब्रीफली हमको इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो डिस्कशन होने वाला है ये प्रिंसिपली इस चीज का होगा, चैप्टर 10 एंड अलॉन्ग विद दैट करस्पॉन्डिंग excuse me, along with that corresponding rules। ठीक है जी। सर नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होते हैं? तो देखो, नोटिफिकेशन बेसिकली एक एक्ट में दिया गया पावर होता है गवर्नमेंट को, जिसमें कहा जाता है कि आप कभी कोई चेंज लाना चाहें तो नोटिफिकेशन के थ्रू भी ला सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे इमरजेंसी बेसिस पे चेंज लाना पड़ सकता है, भले ही वो चीज एक्ट का पार्ट है। तो ऐसी कुछ जगह कहा जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को इन एक्सेप्शनल केसेस में नोटिफिकेशन के द्वारा चेंज एक्ट में लाने का अधिकार दिया गया है, पर ये टेम्पररी चेंज होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, एक्ट मान लिया जाएगा बदल गया है, पर एक समय के लिए, उस समय के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में टेबल करना होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अप्रूवल नहीं आया तो प्रोस्पेक्टिवली वो जो अमेंडमेंट किया था वो वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी इतने दमय तक वो अमेंडमेंट रहेगा पर आगे से उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है कुछ ऐसे प्रोविजंस पर जहां पे लगता है कि इमरजेंसी बेसिस पे कभी जरूरत पड़ सकती है चीजों को बदलने की। और सर्कुलर्स जो होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की इंटरनल फंक्शनिंग के लिए होते हैं। यानी सर्कुलर जो इशू करते हैं वो सिर्फ किसके लिए इशू कर रहे हैं? तो जैसे इनकम टैक्स में आपने सुने होंगे सर्कुलर्स होते हैं, तो दैट इज मोर फॉर ऑफिसर्स ऑफ सीबीडीटी। तो सीबीडीटी क्या है? बेसिकली इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एसेंशियली क्या करती है? ये बेसिकली मैनेज करती है पूरे इनकम टैक्स के प्रोसीजरल पार्ट को। तो उनके कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर अगर सरकार को कोई चीज बतानी है कि भैया सारे कमिश्नर एक बात समझ लीजिए, और उनको लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कहना है कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड डिमांड अगर रेज की गई है तो आप उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए बाइंडिंग है। दिस इज नथिंग टू डू विद एसएससी। तो आप यूं समझ लीजिए, सर्कुलर्स आर नॉट कंसर्न्ड फॉर द एसएससी, दैट इज फॉर इंटरनल फंक्शनिंग। नोटिफिकेशंस आर बेसिकली अमेंडमेंट इन द एक्ट एंड रूल्स व्हिच आर डन थ्रू नोटिफिकेशन इफ पावर स्पेसिफिकली हैज बीन गिवन टू द गवर्नमेंट फॉर इट। रूल्स आर बेसिकली क्रिएटेड बाय the government under the powers delegated in the act for making the rules to the government. And finally, act definitely is something in our case which is passed by the parliament, because this is a central level act and not a state level act. You don't have to write any of these, but conceptually you should just be clear with all this. चलिए, अब ये समझ में आया तो what we will do is now let us understand कि chapter 10 में क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है। chapter 10
क्योंकि ऑडिट एंड ऑडिटर्स की बात करता है, तो ये चैप्टर सबसे पहले आपको क्या समझाएगा कि भाई आपके ऑडिटर को आप अपॉइंट कैसे करोगे। तो सेक्शन 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑब्वियस सी बात है, कोई आ रहा है मतलब कोई जा भी रहा है। तो सेक्शन 140 आपको बताता है ऑडिटर आ गया तो उसको रिमूव कैसे करना है। हो सकता है ऑडिटर खुद ही छोड़ के जा रहा हो, तो उसके क्या प्रोसेस प्रोसीजर होंगे 140। पर ऑडिटर अपॉइंट करना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि भैया ऑडिटर किसे अपॉइंट किया जा सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिटर अपॉइंट करने का अधिकार है? कंपनी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। तो दोस्तों ये सेक्शन 141 हमारा दाल रोटी सेक्शन है। यही वो सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। यानी आज की तारीख में भारत में कंपनीज का ऑडिट करना सीए की जागीर है। सिर्फ सीए कर सकता और कोई भी नहीं, ऐसा 141 में लिखा है। कभी अमेंडमेंट में ये डिलीट हो गया तो आप समझो हमारी बड़ी दाल रोटी, हमारी मुंह की रोटी छीन ली जाएगी। सेक्शन 142 इज भाई अपॉइंट हो गए तो मुद्दे की बात कर लें अपन, थोड़े पैसे वैसे भी तो मिले हमें। तो हमारे ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी, कौन डिसाइड करेगा, उसके प्रोविजंस। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत सेक्शन का नंबर है 143, वेरी ब्यूटीफुल नंबर। सर 143 में ऐसा क्या ब्यूटीफुल है? जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 143 में ऐसी क्या ब्यूटी है, वो दिल जलों को समझा के मतलब ही नहीं है। वो बने ही सिर्फ सीए करने के लिए जीवन में और कुछ नहीं करेंगे। रहने दो, तुम बात ही मत करो। सेक्शन 143 क्या खूबसूरत नंबर है दोस्तों। 143, 1 फॉर आई, 3 फॉर यू, बीच का आप समझ लो। इसमें आप पढ़ने वाले हैं ऑडिटर की पावर्स एंड ड्यूटीज। और जैसा का सेक्शन का नंबर है वैसे ही इसके प्रावधान। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बड़ा सोच के देखो। नंबरिंग भी क्या सोच के करता है कंपनी लॉ, क्या बात है। तो 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज है। शुरुआत इसमें पावर से होगी, फिर ड्यूटीज आएंगी। 15 सब सेक्शन है दोस्तों इसमें। और आपको जान के खुशी होगी कि इन 15 सब सेक्शन में ज्यादा सेक्शन किसके होंगे, पावर्स के या ड्यूटीज के? ऑब्वियस सी बात है सर, ड्यूटीज के। पहला सेक्शन है वो भी आधा पावर का, फिर ड्यूटी शुरू होती है जो आखिरी तक ड्यूटी चलती रहती है। और इस सेक्शन में सबसे आखिरी सब सेक्शन है फ्रॉड। 1, 4, 3 की यही कहानी होती है। शुरू में लगता है पावर, फिर आती है बहुत सारी ड्यूटीज और आखिरी में होता है धोखा। एनीवेज सर बढ़िया है, चलो सेक्शन नंबर तो याद हो गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस व्हिच यू विल हैव टू स्टडी। एनीवेज फिर अपन सेक्शन 144 पे आते हैं। दैट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्शन टू प्रोवाइड सम सर्विसेज। आप ऑडिट कर रहे हो किसी एंटिटी का, तो आप कुछ सर्विसेज एंटिटी को नहीं दे सकते, कंपनी को नहीं दे सकते। वो क्या रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है वो यहाँ पे कवर होंगे। 145, 146 छोटू से आपके दो सेक्शन है जो बेसिकली बात करते हैं ऑडिटर्स राइट टू अटेंड एजीएम और अटेंड जनरल मीटिंग एंड रीडिंग ऑफ रिपोर्ट इन द मीटिंग एंड साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन साइन करेगा, स्टफ लाइक दैट। ये सब के बाद अगर कंपनी या ऑडिटर इनका पालन नहीं करता है तो उससे क्या रिलेटेड पेनल्टीज होंगी। क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पेनल्टी याद रखना है, वील कम टू दैट अ लिटिल लेटर। अमेंडमेंट आता है तो याद रखना पड़ती है, नॉट अदरवाइज। एंड 148 इज रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिट, जो अपने आप में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। ये जितनी चीजें मैंने लिखी है इन सबसे रिलेटेड और एसोसिएटेड किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई रूल है जो अपन रिस्पेक्टिवली जहां जहां पर सेक्शन पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करते जाएंगे। ये नोट मैंने गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया, इसको मैं अपडेट भी कर देता हूँ जस्ट इन केस कोई आगे पीछे हो गया तो देख सकता है।
चलिए स्वीटी है ना सर 143, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अभी तो 145 की स्ट्रगल चल रही है, ये भी ठीक बात है। एनीवेज आइए दोस्तों, तो ये आपके पूरे प्रोविजन है जो हमें देखना है। ये सर क्यों बना दिया आपने, तो आप क्या करोगे जब रिवीजन करोगे तो आपको कॉपी मालूम है कि एग्जैक्टली अपन क्या पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 139, जो किसकी बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी सेक्शन मैंने आपको दिए हैं उन सारे सेक्शंस में आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 139, 140 को आप 2 स्टार दे दीजिए, 141 3 स्टार, रेम्यूनरेशन 1 स्टार, पावर्स एंड ड्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार, रिस्ट्रिक्शन 2 1 1 2। ये मैंने एक इंपॉर्टेंस लेवल दे दिया, तो आप रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से। ये आपने नोट कर लिया ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक जनरल सा रूल और लॉजिक बताइए आप लोग, एंड दिस इज बेसिकली हु शुड आइडियली अपॉइंट द ऑडिटर इन अ कंपनी। अब मैं पहले आपको लॉजिक समझता समझाता हूं, उसके बाद अपन आगे की कहानी समझेंगे। नॉर्मली ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट होना चाहिए? शुड इट बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शुड इट बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, should it be appointed by the central government? And I have just shared a question with you in the polls. Who should ideally appoint the auditor in a company? This is basically what my question to you is. अभी मैं आपको सेक्शन पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा दोस्तों। कंपनी लॉ एक तरह से देखा जाए तो अपन कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। जब आपने लॉ पढ़ा है तो एक सवाल ये आता है कि भैया लॉ में क्या लॉजिक होता है किसी प्रकार का, कि ये लॉजिक है जिसके पीछे ये लॉ बनाए गए, या ऐसे जनरल अपन कवर कर सकते हैं, एंड लॉ में दिया है तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सोच होती है जिसके बेसिस पे लॉ बनाया जाता है। अगर आपने दोस्तों उस सोच को समझ लिया ना, तो आपके कई सारे प्रोविजन ऐसे ही आपको ध्यान हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी उसको मेमोराइज करने के लिए। बट एज सच अगर आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो फिर देन इट विल बी मगिंग अप फॉर यू। आपको जान के खुशी होगी, आपने लॉ पढ़े होंगे तो कई जगह आपके सामने लिमिट्स भी आती होंगी, 30 डेज, 1 मंथ, 60 डेज, ऐसी बहुत सारी। इनके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, कई जगह मोर देन होता है, कई जगह मोर देन इक्वल टू होता है। इनके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अगर आप समझ लोगे तो शायद आपके लिए बड़ा आसान होगा इन लिमिट्स को याद रखना। आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ मोर देन यूज करना है, कहाँ मोर देन इक्वल टू। नॉट एवरीवेयर दैट लॉजिक वुड अप्लाई, पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट वुड अप्लाई। अब मैंने आपसे सवाल पूछा है, ये पोल के फॉर्म में है, कुछ लोग चैट्स में भी लिख रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट आप चाहो तो एक बार देख लो जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। जब मैं पोल आपको देता हूं तो आपको यहाँ फास्ट के लोगों के एडमिन के साथ आएगी, आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी पोल ओपन हो जाएगी। Once the poll is open, you will have option to select board of directors, shareholders और central government। मैंने आइडियली यानी आमतौर पे मैंने पूछा है सही तरीका क्या है, किसके द्वारा अपॉइंट होना चाहिए। मैं टिक करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने शेयर होल्डर्स को टिक किया, एंड लेट्स सी व्हाट पीपल हैव गिवन as in the answers. Okay, so if I just show you the charts in terms of what the results have been, you can find very well that 52% of you have said board of directors, 36% said shareholders, and 12% have said central government. Okay, so let's see now. अच्छा हुआ मैंने एक सवाल पूछ लिया, इससे थोड़ा सा हम कंसेप्चुअल बिल्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों एक बेसिक फंडामेंटल लॉजिक सुनना मेरा बहुत ध्यान से। अब आप सारे कॉपी पेन नीचे रख दीजिए, किसी चीज पे ध्यान ना दीजिए और पूरा कंसंट्रेशन अब मेरे ऊपर होगा। आ जाओ, पूरी स्क्रीन पर बस मैं ही हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? सर मैनेजमेंट, कंपनी के अकाउंटेंट, यानी अल्टीमेटली बैलेंस शीट P&L साइन कौन करता होगा? डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बना रहा है क्या उसी को बोल दो कि भाई तू ही चेक कर ले? नहीं नहीं सर, ये तो हम कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपॉइंट करेंगे ना, उसे बोलेंगे कि वो चेक करे। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को अपॉइंट करने जा रहे हो तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जिस आदमी ने बनाया है उसी को बोल दिया कि तू ही जाके ढूंढ के ले आ, किससे ऑडिट कराना है। तो ये तो इंडिपेंडेंस तुम्हारी यही अफेक्ट हो गई। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सही व्यक्ति नहीं है ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। बात तो सही है सर।
नेक्स्ट, कंपनी किसकी है? सो डायरेक्टर्स की। गलत, शेयर होल्डर्स की। यानी पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि उस पैसे का क्या उपयोग हुआ है, साल भर में मैंने क्या कमाया, क्या खोया है। यानी पैसा जिसका लगा है उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ये जानने में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो सही है या नहीं। तो इसका मतलब उसी के पास अधिकार होना चाहिए ऑडिटर अपॉइंट करने का। तो कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स वेयर ऑडिट इज मैंडेटरी। इनकम टैक्स में लिमिट होती है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसी लिमिट्स है। इसके बियॉन्ड जाएगा तो आपको ऑडिट कराना है। कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। हर कंपनी को अपना ऑडिट कराना है। क्यों क्यों क्यों, क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि कंपनी में पैसा शेयर होल्डर का होता है और हो सकता है कंपनी मैनेज करने वाले लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर से अलग हो। आज रिलायंस में हम सबका पैसा लगा हुआ हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस में हम सबका पैसा लगाए तो हम सब वहां पर मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने हमने पैसे को जो खर्च किया है उसके जो अकाउंट्स बनाए वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ऑडिट करके बताएगा कि उन्होंने सही ब्यौरा दिया है या नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर है या नहीं। And that is why the power should rest with the shareholders to appoint the auditor. तो लॉजिक ये हुआ भाई दोस्तों, आप समझना पूरा कॉन्सेप्ट को। ना चाहिए कंपनी के ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स, ये तय हो गया। अब मैंने बोला यार कंपनी के ओनर्स अगर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो कैसे अपॉइंट करेंगे? तो नॉर्मली कोई भी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर को पास करना होता है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है बाय सर्कुलेशन, एक होता है मीटिंग बुला के। भाई अपने को किसी प्रकार का डिसीजन लेना है तो अपन क्या कर सकते हैं? दो तरीके, या तो अपन एक क्या करें, उसका एक नोटिस बना दे और नोटिस सारे शेयर होल्डर को सर्कुलेट कर दे और उनसे वोट मंगा ले और वोट की काउंटिंग कंपनी सेक्रेटरी करके बता दे पास हुआ या नहीं। इसमें नॉर्मली क्या होगा, डिस्कशन डिबेट नहीं हो पाएगी। दूसरा मोड होता है कि अपन एक मीटिंग कॉल करें और मीटिंग में सारे शेयर होल्डर को बुलाएं। हालांकि आजकल आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हो, ई वोटिंग्स भी हो सकती है, खैर वो छोड़िए। और मैं फिजिकली सारे शेयर होल्डर लेट्स से आ रहे हैं और यहाँ पे डिस्कशन डिबेट हो रही है और उसके बेसिस पे फिर फाइनल डिसीजन पास किया जा रहा है। ये दूसरा मोड है। ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए डेफिनेटली डिस्कशन हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए हम कौन से मोड पर जाएंगे? वी विल गो टू द सेकेंड मोड। यानी हम सारे शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करेंगे एक जगह और बोलेंगे कि भैया आप ऑडिटर अपॉइंट कर दो। अब आप सोचो रिलायंस जैसी कंपनी के कुछ 75 लाख ऑड शेयर होल्डर्स तक थे एक समय पर। अब रिलायंस ने बोला ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसके लिए उसे 75 लाख शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा। आजकल तो ई नोटिस सर्व करना अलाउड है, पर पहले नहीं होता था। तो आप सोचिए कि मैं 75 लाख शेयर होल्डर्स को अगर नोटिस सर्व करूंगा तो 5 रुपए की डाक टिकट, 1 रुपए का मेरा एनवलप और उसके अंदर 1 रुपए का मेरा प्रिंट आउट नोटिस का सर्कुलर, 6-7 रुपए का मेरा एक शेयर होल्डर को नोटिस सर्व करने का खर्चा है। प्लस 75 लाख शेयर होल्डर को बुलाऊंगा तो 70, 75, 80 हजार तो आएंगे। 80 हजार शेयर होल्डर को मुझे होस्ट करना है तो आप समझ लीजिए मुझे वानखेड़े स्टेडियम बुक करना पड़ेगा। एक समय पर रिलायंस की जनरल मीटिंग वानखेड़े स्टेडियम में होती थी, तो वहां के कुछ खर्चे, यानी आप ये समझ लो कि टोटल मेरा 5-6 करोड़ का तो बजट हो गया सिर्फ एक शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करने का, जब ई नोटिस अलाउड नहीं होते थे। मैं 6 करोड़ रुपए सिर्फ किसके लिए खर्च कर रहा हूं? ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। कमबख्त इतना पैसा अगर मैं एफडी कर देता तो उसके ब्याज से ताउम्र मेरा ऑडिटर ऑडिट करते रहता। इतना खर्चा लग गया मेरा सिर्फ शेयर होल्डर ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर कोई पावर शेयर होल्डर को दिया जा रहा है और मीटिंग में एक्सरसाइज करने के लिए किया जा रहा है तो इट कुड बी रियली अ टाइम टेकिंग एज वेल एज अ कॉस्ट इन्वॉल्विंग एफर्ट। तो मैंने बोला यार ये तो कैसे संभव हो पाएगा, हाउ विल आई डू इट? तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मुझे ऑडिटर तो शेयर होल्डर से अपॉइंट करूंगा तो ही मतलब है, नहीं तो यही वही वाली बात हो गई 11वीं की स्कूल की एग्जाम जैसा कि पेपर भी हमारे ही टीचर बना रहे हैं और चेक भी वही कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है। तो मैंने कहा कि यार अपॉइंट तो मैं शेयर होल्डर से ही कराऊंगा, पर क्योंकि कॉस्ट इतनी भारी भयंकर लग रही है तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं शेयर होल्डर को मीटिंग के लिए बुला ही रहा हूं
तो उस पर्टिकुलर केस में मैं उनसे सिर्फ ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बजाय जो जो चीजें मुझे उनके साथ करनी होती है वो सारी की सारी चीजें एक साथ करवा लूंगा। इससे क्या होगा भैया, एक बार बुलाया और सारे काम हमने एक साथ उनसे करवा लिए, तो वो भी एक बार में फ्री हो गए। होता है ना भैया, अपन कभी डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए सर्दी खांसी के लिए, तो अपन ने बोला यार सर्दी खांसी के अलावा दो तीन और दूसरी जो चीजें थी वो भी पूछ लेंगे हाथों हाथी। तो इसी तरह से हमने बोला कि हम शेयर होल्डर्स को इनवाइट करके क्या क्या चीजें जो हमको उनसे अप्रूव करानी है वो सब एक साथ करा लेते। तो मैंने बोला यार एक तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर ही कर सकते हैं क्योंकि कंपनी उनकी है, तो वही डिसाइड करेंगे मैनेज कौन करना है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लॉजिकली हमें शेयर होल्डर से कराना है। अच्छा, इसके अलावा हमको शेयर होल्डर्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बताने ही है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बताने हैं, क्योंकि पैसा उनका है तो उनको कम से कम साल में एक बार तो बताना पड़ेगा कैसे यूज किया, क्योंकि भारत में अकाउंट्स एनुअली प्रिपेयर होते हैं और ऐसा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपन एक काम करते हैं, अपन साल में एक बार तो शेयर होल्डर्स को बुला ही लेते हैं। और एक बार जब शेयर होल्डर को बुलाएंगे तो उनसे क्या क्या कर लेंगे, उनको पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा देंगे, बता देंगे भैया ये प्रॉफिट है। उससे कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो उसको जो बोर्ड ने प्रपोज किया होगा उसका उनसे अप्रूवल भी ले लेंगे। साथ ही साथ में लगे हाथ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है वो करवा लेंगे, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है वो करवा लेंगे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, साल की एक आम सभा तो फिक्स कर लेते हैं और इस एक आम सभा में ये चार ऑर्डिनरी मैटर तो हर साल कवर कर लेंगे। अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, decision on declaration of dividend transfer to reserve, appointment removal or appointment of directors and appointment of auditors। ये चार काम तो अपन क्या करते हैं, हर साल में एक बार शेयर होल्डर्स के थ्रू कराना ही कराना है। तो एक आम सभा साल की बुलवा ही लेते हैं और इससे पैदा हुआ कंसेप्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा। जैसे कि नाम है एनुअल, तो ये हर कैलेंडर ईयर में एक बार होगी। ये कितने समय में होना चाहिए, तो लॉजिकल सी बात है कि अगर इस चार में से एक काम आपका पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुट अप करना है, तो इसका मतलब इस एनुअल जनरल मीटिंग की डेट शुड बी लिंक्ड टू योर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो रूल बना दिया कि भैया फर्स्ट ईयर की छोड़ के बाकी सब सालों में आपका साल जो एनुअल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उसके 6 महीने में आप एनुअल जनरल मीटिंग करा लो। तो 31 मार्च 2022 के अगर आपके अकाउंट्स है तो 30 सितंबर 2022 तक आपकी आम सभा हो जाए और इसके अंदर ये चार मैटर डिस्कस हो जाए। तो बढ़िया रूल बन गया, एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, सब कुछ एक नंबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब यहां पर आपको सिर्फ एक समझना पड़ेगी और वो पहले साल की। क्या मैं लॉजिक समझा रहा हूं दोस्तों आपको, लॉ कैसे बनाया गया। हुआ ये कि मैंने कहा लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 1 अप्रैल 2021, तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा लेट्स से 31 मार्च 2022। इसको लेट्स से इसके 6 महीने के अंदर अंदर अपनी एजीएम कंडक्ट करनी है, तो ये अपनी पहली आम सभा बुलाएगी बाय 30 सितंबर 2022। इस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में इसे क्या करना होगा, इट विल हैव टू डू ऑर्डिनरी बिजनेस व्हिच विल इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर प्लस adoption of financial statements of the financial year 21-22, which is basically their first financial statements, plus some other things, director का appointment, dividend का declaration। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ये ऑडिटर क्या आज अपॉइंट होके अब पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा? नहीं, क्योंकि लॉजिकली ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 के अडॉप्शन के लिए पुटअप किए जा रहे हैं ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए।
क्या अब इसका ऑडिटर अपॉइंट हो और अब इसका ऑडिट किया जाए, या ये ऑलरेडी ऑडिट हो जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग बुला रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, यार पहले से ऑडिट करा के रखना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो अपॉइंट होगा ऑडिटर, ही विल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर ऑडिटिंग subsequent year's financial statement. That is, he'll be appointed for conducting audit of financial statement of 22-23 and not 21-22. क्योंकि आप सितंबर 2022 में थोड़ी ना ऑडिटर अपॉइंट करोगे 21-22 का, बहुत लेट हो जाएगा ये तो ये ऑडिटर अपॉइंट होगा अगले साल के लिए, या अगले साल के अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली स्पीकिंग एनुअल जनरल मीटिंग में मेरा जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कौन सा ऑडिटर होगा, वो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर नहीं होगा, वो सब्सिक्वेंट का होगा। तो इसके लिए बोला गया कि मुझे फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए एजीएम के अलावा एक जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगी। और इसके लिए रूल और लॉजिक ऐसा बना कि फर्स्ट ऑडिटर वुड बी अपॉइंटेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो एजीएम से पहले हो रही है, तो ही विल बी अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स विल बी अपॉइंटेड एवरी टाइम इन द एनुअल जनरल मीटिंग्स। ये रूल बन गया। अब जैसे ही मैंने ये रूल बनाया तो एक और सवाल आ गया मेरे सामने कि फर्स्ट ऑडिटर किस में अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग। एजीएम से पहले एक और मीटिंग करना पड़ेगी उसमें। अब दिक्कत ये होती है दोस्तों कि अगर फर्स्ट ऑडिटर की जनरल मीटिंग आपको होल्ड करना है तो आप समझिए, अगर ये कंपनी, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट अगर 1/4/21 की बजाय लेट्स से 1/12/2021 होता तो भी इसके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2022 को बनते हैं। अब आप समझिए 4 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब इसके लिए मुझे एक जनरल मीटिंग भी बुलानी है, उसमें ऑडिटर भी अपॉइंट करना है, और फिर उसके बाद मेरा कंपनी अभी शुरू हुआ है, 100 तरह के दूसरे धंधे भी करने। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है मेरे लिए मीटिंग बुलाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो, टफ काम हो जाए। तो इसके लिए हमने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर के केस में बहुत बड़ा लोड नहीं है, क्योंकि पहली बार हो सकता है बेहतरीन ऑडिटर या बहुत इंडिपेंडेंट ऑडिटर लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो फटाफट ऑडिटर अपॉइंट हो सके। तो अगर समय आपके लिए क्रिटिकल है तो हम आपको फर्स्ट ऑडिटर के लिए एक स्पेशल प्रावधान देते हैं, और प्रावधान इतना सा देते हैं कि दोस्त फर्स्ट ऑडिटर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो अगर आपको वाकई जल्दबाजी है, फटाफट कराना है, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करवा दीजिए। और अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 दिन में अपॉइंट कर दिया तो ये ऑडिटर का ऑफिस कब तक चलेगा? फर्स्ट एजीएम तक। और फर्स्ट एजीएम के बाद से अब हमारा ऑडिटर एजीएम टू एजीएम कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। और वही ऑडिटर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आजीवन अब ऑडिट करते रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसको शेयर होल्डर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ऑल दैट स्टफ। फर्स्ट ऑडिटर एक एक्सेप्शन है जिसमें बोर्ड को पावर दे दिया, पर वो भी कब? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 30 दिन तक अगर बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया तो हम समझ जाएंगे कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। उसके बाद ये पावर फिर शेयर होल्डर के पास चले जाएगा, फिर शेयर होल्डर को ही अपॉइंट करना होगा। बस फर्क ये है कि वहां जनरल मीटिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, ना कि एजीएम हो। ये लॉजिक है, और क्या, सिंपल, दैट्स इट। क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा, ऐसा सोच के बनाया गया है। तो एकदम सिंपल हो गया। फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं तो शेयर होल्डर, और फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा शेयर होल्डर। बस खत्म हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया। पर सर एक प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। क्या सर? कभी ऑडिटर का ऐसे कुछ हो गया कि बीच में डिस्क्वालीफाई हो गया, वो आप बोल रहे थे ना 5 लाख से ज्यादा की उधारी हो गई, या कभी डेथ हो गई, फिर क्या होगा? कभी रिजाइन भी तो कर सकता ऑडिटर। हाँ, ऐसे केस में दोस्त लॉजिकली बताओ, अगर ऑडिटर अपने ऑफिस के बीच में कहीं गायब हो जाए तो क्या होना चाहिए? लॉजिकली इस पर्टिकुलर केस में पावर शुड बी गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि वहां पे हो सकता है हमें इमीडिएटली ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। तो जहां टाइम क्रिटिकल होगा वहां पर हम किसको पावर दे सकते हैं? मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अदरवाइज किसको देंगे? शेयर होल्डर को। तो घुमा फिरा के दोस्तों सारे प्रोविजंस अगर आप डिस्कस करोगे ना, तो आपको घुमा फिरा के क्या मिलने वाला है? पावर विल बी ए फर्स्ट ऑडिटर विद बोर्ड फॉर 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, देन शेयर होल्डर,
then subsequent auditor shareholder. But if there is a casual vacancy, that means vacancy in the office of auditor before the auditor office is completed, we will come to that in detail, then the power may go to board of directors. We will discuss that. तो total provision को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट सब्सिक्वेंट और वैकेंसी ड्यूरिंग द ऑफिस आई तो कैसे फिल होगी, खत्म. बस फर्क इतना सा होता है कि ये सारे प्रोविजन आर गुड फॉर ऑल कंपनीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक अलग कंसेप्ट चलता है. वहां पे एक CNDG आपने सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. वो ऑडिट मुखिया है, वो सब गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करने का जिम्मेदारी लेता है. तो वहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. तो वो वहां पर क्या करता है, ऑडिटर अपॉइंट करता है. तो इस लॉजिक से अब अपन क्या बोल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस कैसे पढ़ेंगे. तो नाउ लेट मी गिव यू ब्रेकअप ऑफ सेक्शन 139. आप दोस्तों बताओ, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ या जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आपको लॉजिक समझ में आ रहा है. माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू फर्स्ट अ बर्ड्स आई ओवरव्यू विद अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. एक बार ये बैठेगी, फिर एक एक करके सारे सबसेक्शन सेक्शन प्रोविजंस पढ़ेंगे, तब जाके अपनी ग्रिप और स्ट्रांग होती जाएगी इन सारी चीजों के ऊपर. बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द वे द लॉ इज थॉट, इट इज मेड. आपने सबने एजीएम पढ़ी होगी कंपनी लॉ में, एंड हो सकता है ये लॉजिक एजीएम का भी आपने समझाओ. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने एक बार फिर बताया ताकि आपको समझ में आए कि भाई लॉ जब बनाने वाले बनाते हैं तो क्यों ऐसा बनाया जाता है. एक बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप बताओ दोस्तों, ये कहानी आपने समझ ली, लॉजिक समझ लिया, अब आपको कहाँ टेंशन है. आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ कौन करेगा, वहां कौन करेगा. एक लॉजिक है, शेयर होल्डर, एक्सेप्शनल केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कब जब इमरजेंसी अर्जेंसी हो. इस लॉजिक से आप किसी भी प्रकार के सवाल के जवाब इजीली हैंडल कर पाओगे. चलिए, तो सेक्शन 139 में what we are going to discuss, this particular thing is kind of divided into a lot of subsections. We will talk about appointment of auditor for non-government companies, and then we will talk about appointment of auditor for government companies. Here we will divide our discussion in 3 parts. Who will appoint the first auditor, then who appoints the subsequent auditor, and what happens अगर कभी बीच में हमारा ऑडिटर ऑफिस छोड़ देता है या उसका ऑफिस किसी कारण से हट जाता है. सेम सारे प्रोविजन. अरे सर ये तो चीटिंग है, आप सुविधा आपके पास है, मजे ले रहे हो, हमारे पास नहीं, ऐसा कर रहे हो, सॉरी, डोंट फील जे. सेम प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनी के लिए पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ने के बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हमको पढ़ने, which is basically relating to कब ऑडिटर को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते, अगर कभी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया किसी कंपनी ने तो क्या होगा, और ऑडिट कमिटी का एक क्या रोल है. ये जितने प्रोविजंस हैं इन सबके सबसेक्शंस हैं. आपको कोई भी याद रखने की जरूरत एग्जाम के लिए है या नहीं है, आई वुड से नहीं है, बट फिर भी अपन पढ़ेंगे और याद रखेंगे. क्यों करेंगे ऐसा, जस्ट फॉर द रीजन कि अपन जब क्लास में डिस्कशन करेंगे तो अपने लिए थोड़ा रेफरेंस इजी देना होगा. तो दिस इज सबसेक्शन 6. तो जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसका मतलब है सेक्शन 139 का सबसेक्शन 6 है. सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज सबसेक्शन 1 to 4. अब ये सब एक एक सबसेक्शन आगे जाओगे तो गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी. तो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर 7 हो जाएगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर 5 हो जाए. कैजुअल वैकेंसी यहाँ पे सबसेक्शन 8 का क्लॉज 1 है, यहाँ पे सबसेक्शन 8 का क्लॉज 2 है. नॉन रीअपॉइंटमेंट सबसेक्शन 9, नो अपॉइंटमेंट 10, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी 11. ये 139 के आपके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड सारे सबसेक्शंस का एक ओवरव्यू है, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अपन कैसे पढ़ेंगे. जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ने वाले हैं उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे आपको नोटिंग दी. चलिए जी, बढ़िया समझ आ रहा है, बढ़िया. ये सर ऑल क्लियर, गुड. चलो भाई सब लोग कमेंट डाला करो. अरे क्या करते हो चैट करने में, इतना आलस, लिखते रहा करो भाई, बातचीत चलती रहना चाहिए. ओके कूल. तो let us first start with our provisions with respect to what. तो हमारा सबसे पहला डिस्कशन किसका होगा. तो अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको नंबरिंग देनी है कि अपन कैसे पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो आप नंबरिंग भी दे सकते हो.
सबसे पहले सेक्शन 139 में वी विल टॉक अबाउट ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें 3 प्रोविजन पढ़ेंगे अपन 1 2 3 करके। फिर गवर्नमेंट कंपनी में अपन 3 प्रोविजन पढ़ेंगे 1 2 3 करके। ये सेक्शन नहीं है, सिर्फ पॉइंट नंबर्स है। एंड देन अदर प्रोविजन सी करके पढ़ लेंगे 1 2 3। तो यानी अपने को सब में कितने पॉइंट पढ़ना है? टोटल 3 पॉइंट है। और टोटल अपने कितने डिस्कशन है? 3। सबसे पहले डिस्कशन को अपन यहाँ पे लिखते हैं ऐसे नोट्स बनाते समय। ए क्या लिखेंगे अपन हेडिंग में? आप लिखोगे कॉपी में अपॉइंटमेंट ऑफ, नए पेज से लिख लो तो और अच्छा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। और इसके अंदर सबसे पहले आप लिखिए 1। आप चाहो तो इसको रोमन लेटर में लिख दो ताकि आप सब सेक्शन और इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। सबसे पहला प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसमें मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का होता है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी नॉर्मल अपनी एंटिटीज, रिलायंस हो गई, एयरटेल हो गई, डीएलएफ हो गई, राइट फ्यूचर ग्रुप, अडानी ग्रुप, ये सब आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। इसके हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर। इसका डिस्कशन किस में कवर होगा? सेक्शन 139 का सबसेक्शन 6 है ये। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग द राइट अप्रोच, मैं यहाँ पे आपको बेयर सेक्शन लिख के देता हूँ और फिर उसके बेसिस पे अपन उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। लेट मी कीप और गिव यू अ बेयर सेक्शन एंड लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। बेयर सेक्शन का मतलब क्या है? मैंने कल आपको कुछ बताया था, आपको याद हो तो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की इस वेबसाइट पर अगर आप चाहें तो आप पूरा कंपनीज एक्ट लेटेस्ट अपडेटेड देख सकते हो। ये देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका कंपनीज एक्ट है और इसमें आप देखेंगे तो ऐसे प्रॉपर चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया गया है। हम चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर पढ़ रहे हैं, उसका 139 सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देख रहे हैं। सेक्शन 139 के अंदर अभी हम सबसेक्शन 6 देखना चाह रहे हैं और ये हमारा सबसेक्शन 6 यहाँ पे दिया गया है। सबसेक्शन 6 के प्रोविजंस अगर मैं यहाँ पे देखूं, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं एज इट इज ये प्रोविजंस आपके साथ लेके आता हूँ आपके नोट्स में। कूल। ये क्या लिखा है मैंने? तो ये मैंने आपके सामने एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा, इसको बोलते हैं बेयर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। जैसा लॉ में लिखा है एग्जैक्टली वैसे का वैसा मैं यहाँ पे लेके आ गया। क्यों लाए सर आप इसको? क्या अपन बेयर से पढ़ने वाले हैं? जरा भी नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं है ना फाइनल में ना इंटर में बेयर से पढ़ने की। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फैकल्टी का काम है। फैकल्टी बेयर से पढ़ के सारे इंटरप्रिटेशन वगैरह निकाल के जो जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सब सोच के आपके लिए परोस के देगी। तो आज के बाद अपन कभी बेयर नहीं रेफर करने वाले, पहली बार रेफर कर रहे हैं और इसको रेफर करने का सिंपल सा एक रीजन है। और वो रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल दैट मैं चाहता हूं कि एक बार आप लॉ कैसे पढ़ा जाता है ये अप्रोच अच्छे से डेवलप करो। लेट्स सी व्हाट इट सेज। प्रोविजन कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो आपको मालूम है नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉटविथस्टैंडिंग मतलब ये पापा सेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये पापा सेक्शन है। क्या मतलब सर पापा सेक्शन का? पापा सेक्शन बोले तो इन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, किसी से कोई मतलब नहीं।
मॉम से पूछा उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, चले जाए? मॉम ने बोला हाँ चले जा। जाने वाले थे, डैड ने पूछा कहाँ जा रहा है, हमने बोला बर्थडे पार्टी। बोले कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ। बोला मॉम ने तो हाँ बोला है ना। डैड ने बस थोड़ी सी आंखें बड़ी कर दी, खत्म। फिर क्या था, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, डैड का कहा हुआ फाइनल। दिस इज नोन एज पापा सेक्शन, अपने डिस्कशन के लिए। तो नॉट विथ स्टैंडिंग आ जाए इसका मतलब बाकी लॉ में कुछ भी लिखा हो सब भूल जाओ, ये सर्वोपरि है। यानी ममा सेक्शन में क्या लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और चैप्टर। सब्जेक्ट टू लिखा है, इसका मतलब अगर पापा कुछ और बोल दे तो बात अलग है। यानी मम्मा ने क्या बोला, हाँ जा सकता है, पापा से पूछ ले, ये वैसा हो गया। यानी अगर पापा मना कर देंगे तो उनकी बात सर्वोपरि है, हमारी बात का फिर कोई वजूद ही नहीं है। तो सब्जेक्ट टू मतलब कोई और कुछ कहे तो उसकी बात सुनना, मेरी मत सुनना। कहीं कुछ नहीं कहा है तो मेरी बात सुन लो। नॉट विथ स्टैंडिंग यानी चाहे कोई कुछ भी कह दे, हमारी बात सर्वोपरि है। दिस विल ओवरराइड ऑल द अदर प्रोविजंस। सर एग्जाम में क्या बेयर एक्ट के कीवर्ड्स लिखना होते हैं? व्हेन आई कम टू क्वेश्चन आंसर्स आई विल एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर थिंग। पर अपन कोशिश ऐसी करेंगे कि अपना एग्जाम में जो लैंग्वेज जाएगी वो इतनी परफेक्ट जाएगी कि ओ माय गॉड, एग्जामिनर भी पढ़ेगा और बोलेगा कहीं इसने किताब तो नहीं खोल ली थी और खोल के तो नहीं ये पेपर लिख रहा था, कैसे लाया ये। और डू नॉट वरी, अभी फोकस उस पर मत करो एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, मैं उस पर भी आऊंगा। Notwithstanding, yani this overrides all the other provisions. You have studied this in company law, right? Next, the first auditor of a company. क्या लिखा है? The first auditor of a company. Other than government company. So provision says first auditor of a company. कौन सा first auditor? Other than government company. इसका first auditor. फिर आगे लिखते हैं shall be appointed by. Shall be appointed. Shall be. कौन करेगा भैया अपॉइंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन में करेंगे? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। 30 दिन में करना है। 1 month और 30 days। 30 days दोनों में फर्क है क्या? विल कम टू दैट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया भाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये लोग करेंगे। और अगर सर कभी बोर्ड नहीं कर पाए तो अरे वाह क्या गजब सवाल पूछा है तुमने। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड फेल हुआ तो, यानी बोर्ड फेल नहीं हुआ तो ये पावर शिफ्ट नहीं होगा। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या करेंगे? कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे। इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड देन द मेंबर्स विद इन 90 days। 90 days कब से? ऐसा नहीं लिखा है, बस 90 days। कहां पे? ईजीएम में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अपॉइंट सच ऑडिटर। और ये जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ये भाई कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा? ही विल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ, एक्सक्यूज मी, दिस गाय इज गोइंग टू होल्ड हिज ऑफिस कब तक? होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी फिर ये लोग एजीएम में खो खो करते रहेंगे। यानी फर्स्ट एजीएम तक इसका ऑफिस है, फिर ये खो कर देगा, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो अगले एजीएम तक जाएगा, फिर वो अगले ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको खो कर देगा। ये चलता रहेगा। अब दोस्तों ये मैंने आपके सामने बेयर प्रोविजन रख दिया, उसको रंगा बिरंगा कर दिया है। अब मैं आपके सामने सवालों की बौछार फेंक रहा हूं, आप इसका जवाब बेस्ड ऑन द, आप यूं समझ लो कि मैंने आपके सामने आंसर रख दिया है और इसके बेसिस पे मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं। ओपन बुक एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड है। एक के बाद आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आप सबको पार्टिसिपेट करके इन सवालों के जवाब मुझे बताने हैं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, द प्रोविजन is applicable to one person company। क्या ये प्रोविजन वन पर्सन कंपनी को एप्लीकेबल है या नहीं है? पहला सवाल ये आया आपके पास, इज द प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन वन पर्सन कंपनी। क्या ये प्रोविजन वन पर्सन कंपनी को फॉलो करना है? कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करने का। whether the provision applies to banking companies or let's say insurance companies, what do you think about this?
ये आपके सामने एक और सवाल आ गया, क्या इस तरह की कंपनी पे लगेगा? आप क्लिक करिए और उस पर वोट डालिए, फिर अपन एक एक करके सब डिस्कस करेंगे आपने क्या बोला है, क्या सोचा है। इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के सब पे लगेगा, तो बैंकिंग कंपनी में पूछ रहा हूं तो अदर देन गवर्नमेंट पूछ रहा हूं। अगला सवाल, फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये सारे सवाल आप यहाँ पे लिख रहे हो, हमारे पास कॉपी में कैसे आएंगे वो सब चिंता मत करो, मैंने सबका सोच रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स without calling a board meeting whether the appointment is valid। बिना बोर्ड मीटिंग हमने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। ओके, ये मैंने क्विज मोड में आपको पूछा है, बहुत बढ़िया, यानी मीटिंग नहीं बुलाई और अपॉइंट कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर within 30 days, is the appointment valid? इस केस में क्या कहते हैं, क्या अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाएगा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया? बढ़िया, एक के बाद एक क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मजेदार, प्रैक्टिस करिए आप, एक के बाद फिर अपन एक उसके आंसर्स भी देखेंगे, मजा आएगा क्या होगा। चलिए, लेट्स, शेयर होल्डर्स हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर within 20 days of registration of company। 20 दिन में शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर दिया, क्योंकि उनका कहना है भाई हम तो बोर्ड से भी बड़े हैं तो अपॉइंट कर सकते हैं। whether this appointment is valid, क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? yes and no, वापस से वही दो ऑप्शन, and let's see what people have to say here। बहुत बढ़िया, ओके। चलो पहले अपन इतने क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये अपन आ जाते हैं चार्ट्स पे और लेट अस सी दीस क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। सबसे पहले देखते हैं अपन, पहला सवाल क्या पूछा था मैंने आपसे, वेदर द प्रोविजंस वुड अप्लाई टू 1% कंपनी। लेट्स सी व्हाट पीपल हैव सेड। बहुत बढ़िया, 41% लोगों ने कहा है कि यस लगेगा, और 48% ने कहा है नहीं लगेगा, और 10% ने डिपेंड्स बोल दिया। डिपेंड वाले सबसे बढ़िया होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ज्यादा समझ नहीं आया तो डिपेंड डाल दो आंसर। तो आप समझिए दोस्तों एक बात को, आपने ये जो आंसर दिया इसको देने के दो तरीके। नंबर 1, लॉजिक। 1% कंपनी, 1% कंपनी में मीटिंग कहाँ होती है, बोर्ड कहाँ होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ होते हैं? वहां तो एक ही आदमी शेयर होल्डर, एक ही डायरेक्टर होगा, तो टेक्निकली स्पीकिंग वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी चीज ही नहीं है, तो कैसे अपॉइंट होगा? तो लॉजिकली आंसर होना चाहिए कि भैया 1% कंपनी पे प्रोविजन नहीं लगे। दूसरा तरीका आंसर देने का, सर ने हमको प्रोविजन दिया है, चलो प्रोविजन पढ़ते हैं और उससे निकालते हैं क्या आंसर है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 चाहे जो बोले हम इसकी बात सुने। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, क्या लिखा है? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो 1% कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, और उससे पहले लिखा है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहली बात क्या बोली गई है? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी में क्या 1% कंपनी शामिल होती है? हाँ होती है। प्राइवेट कंपनी होती है? हाँ होती है। पब्लिक कंपनी होती है? हाँ होती है। कंपनी मतलब एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट व्हिच विल इंक्लूड अ 1% कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोविजन 1% कंपनी पे भी लगेगा, जितना लॉ में लिखा है उसके हिसाब से तो यही है। अब सबसेक्शन 1 में कुछ और दिया हो तो बात अलग है, वो अभी पढ़ाया नहीं है सर ने, तो जितना दिया उसके हिसाब से तो सिंपल है भैया, ये सब पे लगेगा। यानी क्या ये प्रोविजन 1% कंपनी पे लगेगा? तो आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा। अगला सवाल, क्या 1% कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है? हो सकता है। 1% कंपनी में शेयर होल्डर एक होना मैंडेटरी है, पर डायरेक्टर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कभी आपके 1% कंपनी में सिंगल डायरेक्टर है, तो वो अकेला जो पास करेगा उसे मान लिया जाएगा बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया, और बोर्ड है तो बकायदा बोर्ड जैसे है आप ऑडिटर अपॉइंट करते। सपोज बोर्ड ने नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर शेयर होल्डर ईजीएम में करेंगे। तो 1% कंपनी के लिए कहा गया है कि पूरे लॉ में जहां भी एजीएम ईजीएम करने की बात की गई है, वहां पे जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो जब मिनट बुक में लिख देगा कि मैंने ये रिजॉल्व किया है, तो मान लिया जाएगा कि वो रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका ज्ञान कंपनी लॉ का अधूरा है तो आप लॉजिक लगा के आंसर मत देना, पूरा है तो लॉजिक लगा के देना। आप ये सोचो कि यार 1% कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता ही नहीं है या मीटिंग कैसे होगी, तो आप आंसर गलत सोचोगे। पर आप ये बोलो कि नहीं, जितना दिया हुआ है उसके बेसिस पे समझ रहे हैं, तो खत्म हो गई बात। तो क्या ये प्रोविजन 1% कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे? हाँ, बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे। तो ये हमारी चैट के रिजल्ट्स थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ यार, थोड़ा सा ये चैट चैट और ये सब। हाँ 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 हाँ, बोले बोले बोले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हे भगवान, इसमें क्या कुछ एरर आ गई। वेदर द प्रोविजन अप्लाइज टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये अगला सवाल है हमारा। क्या प्रोविजन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि कंपनी लिखा है तो लगना चाहिए, तो आपका आंसर होना था यस। पर जो सी वाला ऑप्शन मैंने दिया है ना, उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे आप। अब आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते थे कि बात तो सही है यस, पर अगर आपको थोड़ा एक जनरल आइडिया हो तो कंपनी लॉ इज ए जनरल लॉ, तो अगर कोई स्पेसिफिक लॉ है तो वो ओवरराइड करेगा। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि यार बैंकिंग कंपनी ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो वो प्रोविजन लगेंगे और ये नहीं लगेंगे। तो अगर आप रियल में देखना चाहो तो यहाँ पे मैं इसका आंसर क्या दूंगा, तो क्योंकि हमारे कोर्स में वी हैव ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एज वेल, इसलिए वो चीज हमको वहां पर ऐसे भी पढ़ना है। वहां पे साफ साफ दिया गया कि बैंक्स के ऑडिटर शेयर होल्डर एजीएम में ही अपॉइंट करेंगे विद आरबीआई इन्वॉल्वमेंट। वो क्या होता है बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन अगर वो बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहां पे प्रोविजन थोड़े से अलग है। वहां पे पावर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन कंसल्टेशन विद आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाता है। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या कोई भी एक्ट में अगर कोई स्पेशल प्रोविजन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का दिया गया है, तो दैट विल ओवरराइड दीज प्रोविजंस। ऐसा रूल है, ऐसा लॉजिक है। ठीक है जी, चलिए तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, ये क्विज के फॉर्म में दिया था मैंने आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग, वेदर द अपॉइंटमेंट इज वैलिड। तो हमने क्या किया है भैया, बोर्ड ने किया है पर मीटिंग नहीं बुलाई है, तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? और दोस्तों इसका सही जवाब है, क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा? द आंसर इज यस, द अपॉइंटमेंट इज वैलिड। और मैंने यहाँ पे यस प्रेस किया और सेंड दबाया, और यस मेरे पास ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन आया है। आई डोंट नो आपके पास आया क्या। 62% लोगों ने हालांकि आंसर दिया है कि नहीं ये वैलिड नहीं होगा। अब आप वापस से प्रोविजन पढ़ो दोस्तों, प्रोविजन में क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहीं पे भी नहीं लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ बोर्ड मीटिंग, जबकि यहीं पे आप आगे देखना, शेयर होल्डर के केस में लिखा हुआ है 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर्स विल अपॉइंट। इसका मतलब क्या है, मेंबर्स के केस में स्पेसिफिक बोला है जनरल मीटिंग कॉल करना है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं बोला है बोर्ड मीटिंग कॉल करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कॉल करें या बाय सर्कुलेशन दोनों चलेगा, पर शेयर होल्डर के केस में दोनों नहीं चलेगा। मजेदार, लज्जतदार। चलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं फर्स्ट ऑडिटर 30 डेज में अपॉइंट कर दिया, क्या ये वैलिड है? देखते हैं क्या आंसर दिया है। ऑब्वियस सी बात है वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर में फर्क है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड का एक भाग है, अपने आप में बोर्ड नहीं है। यस, वापस से मुझे कांग्रेचुलेशंस फॉर द राइट आंसर मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड लेट्स सी व्हाट पीपल हैव गिवन। तो करेक्ट आंसर मेजॉरिटी लोगों ने दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला भाई मैनेजिंग डायरेक्टर भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड लिखा है, तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव टू डू दैट। अगला देखते हैं, शेयर होल्डर है अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑर्डर विद इन 20 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वेदर दिस अपॉइंटमेंट इज वैलिड। तो मैंने एक घुमाने के लिए आपको ये लॉजिक दिया कि भाई अल्टीमेटली सबसे बड़ी अथॉरिटी तो शेयर होल्डर है, और सर ने लॉजिक दिया था क्या कि शेयर होल्डर तो ऑडिटर अपॉइंट कर ही सकता है, और पहली बार जल्दबाजी होती है इसलिए पावर बोर्ड को दिया है, तो उस लॉजिक से शेयर होल्डर कर दे तो क्या बुराई है। तो आपने आधा अधूरा लॉजिक लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब आप पढ़ो लॉ में क्या लिखा है, पावर बोर्ड के पास से शेयर होल्डर के पास सिर्फ कब जा रहा है, देखो, and in case of failure of board to appoint such auditor it shall inform the member। यानी मेंबर के पास पावर सिर्फ तब आएगा जब बोर्ड फेल होगी। बोर्ड कब फेल होगी, जब 30 दिन हो जाएंगे और बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब एकदम सिंपल है। सिंपल है क्या है, द मीनिंग इज शेयर होल्डर के पास फर्स्ट 30 डेज तक पावर नहीं होता है, वो पावर एक्सक्लूसिवली बोर्ड के पास है। तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? द आंसर इज नो, इट विल नॉट बी वैलिड। देखते हैं इस बार क्या हुआ है। तो वापस से मैंने ये आंसर दे दिया। ठीक है जी, चलिए, यस वापस से सही आंसर आया, और इसमें देखते हैं ओके मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आ रहा है आपको किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा।
अब टाइमलाइन समझ लेते हैं थोड़ी सी। जितनी क्वेश्चंस मैंने लिए ना मैं सब आपको नोटिंग भी करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। बट मैं अभी आपको ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लॉ को थोड़ा सा पढ़ना सीखे, समझना सीखे, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है लॉ को, थोड़ा सा आप उस चीज पे ध्यान दें। राइट, चलिए जी, ऑनलाइन टेस्ट जैसा फीलिंग आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। सर, when we answer poll in Windows, then video stops and lags behind, then we have to reopen the application in order to get live. ओके रचित, इसका एक बेसिक प्रॉब्लम यह है कि ऐसा हो रहा है विंडोज वाले स्टूडेंट्स के साथ कि जब भी वो पोल अटेंड करते हैं तो जितने समय तक वो पोल अटेंड करते हैं उनका वीडियो उतने समय तक पॉज हो जाता है। फिर जब वो वापस वीडियो पे आते हैं तो उनका उतने समय पीछे हो जाता है, तो लैग बहुत बढ़ जाता है। तब इसके लिए क्या करते हैं, उनको फिर बाहर जाओ, वापस से एप्लीकेशन ओपन करो, तो वो लाइव बेसिस पे अटेंड कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कल हमने एक गो लाइव का बटन ऐड किया था एप्लीकेशन में। उस गो लाइव के बटन को ऐड करने से सिर्फ इतना है कि आप पोल देने के बाद वीडियो पर आओ और गो लाइव क्लिक करो, तो आप एकदम करंट टाइम पर, वो जो अपना 10-15 सेकंड का लैग है, उतने लैग के बियॉन्ड लैग नहीं आएगा। बट वही चीज ऐड करी और शायद उसमें कहीं कोई करप्ट हो गई चीज, जिस कारण से आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज शेयर किया था कि भाई हमको कुछ एरर आ रही है वीडियो स्टार्ट करने में। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, वो एप्लीकेशन को वापस से पुरानी एप्लीकेशन पर ले गए और फिर उसके बाद अपन ने अपनी क्लास स्टार्ट करी। तो नॉर्मली अपनी ऐप एज सच बहुत स्मूथ और प्रॉपर चलती है, बट कुछ कुछ चीजें इनिशियल डेज में इवॉल्व होती है, उस कारण से कहीं कोई चीज हो सकता है। हालांकि इसके टेस्ट रन वगैरह सब होते हैं, पर लाइव रन और टेस्ट रन में कहीं ना कहीं कभी फर्क आ जाते हैं। तो इस कारण से दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी नाउ बीन इन्वॉल्व्ड एंड डेवलप्ड, आप चिंता मत करो। मोस्टली आई थिंक कल की आपकी जो क्लास होगी उसमें आपको गो लाइव का एक बटन मिलेगा, प्रेस करना तो आप लाइव बेसिस पर आ जाओ। ठीक है जी, चलिए सर, मैनेजिंग डायरेक्टर वाला क्वेश्चन दिसंबर 2021 के लॉ के पेपर में आया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, लॉ मैंने टैप नहीं किया था। कैन वी हैव द पोल ऑन टेलीग्राम प्लीज? नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दैट ऑन टेलीग्राम। यहाँ पे करने का सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक इतना सा था मेरा कि भाई यहाँ रहेगा तो आपके पास स्टोर्ड रहेगा, बाद में भी आपको रेफर करना है तो आप इसको यहाँ से खोल के देख सकते हो। ठीक है, जब तक ये सही नहीं हो जाता अपन उसको टेलीग्राम पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब टाइमलाइंस के ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखें। मैंने बोला है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, हमारी कंपनी है जिसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ, लेट्स से हमारी कंपनी का नाम है 1983 लिमिटेड। ये क्या है, कंपनी का नाम है। इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको दिया 1 अप्रैल 2021। अब पहला सवाल, by what date board of directors by which date board of directors can appoint the first auditor? और अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1, 30th अप्रैल 2021 या 1 मई 2021। चलिए, तो अब सवाल यह है कि भैया 30 दिन में कैसे काउंट करूंगा। हाउ विल आई काउंट 30 days? तो दोस्तों, जब भी फ्रॉम शब्द दिया जाता है तो पहली तारीख को एक्सक्लूड किया जाता है। इसका मतलब 1 अप्रैल से 30 दिन अगर हैं तो आपको 30 दिन 2 अप्रैल से काउंट करने को मिलेंगे, और उस लॉजिक से आपका जवाब होगा 1 में। तो अप्रैल के 29 डेज और उसके अलावा एक दिन आपका मई का, तो इट विल देन बिकम 1 मई। नंबर 2, if board fails to appoint first auditor,
आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. By 1st May 2021, then it informs members, let's say on 15th May 2021, then the members to appoint the first auditor in extraordinary general meeting latest by which date. ये बोला है कि भैया मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा और बोला गया है विद इन 90 डेज एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट होगा. तो अब 90 डेज हमें कब से काउंट करना है? ऑप्शन 1, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस 90 डेज, यानी मेरे केस में 1 अप्रैल 2021 प्लस 90 दिन. दूसरा लॉजिक, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस 90 डेज की बजाय बोर्ड फेल कब हुआ और 90 दिन. तो बोर्ड का फेलियर एज सच 1 मई तक उसने अपॉइंट नहीं किया, तो उसके बाद 90 दिन और जोड़ लो, वो लास्ट डेट होना चाहिए. या जिस दिन मेंबर्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया उस दिन से 90 दिन. इसका मतलब मेरे इस एग्जाम्पल में 15th मई 2021 से 90 डेज. कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप बताएंगे? ए, बी या सी? 1 अप्रैल से 90 दिन काउंट करूं, 1 मई से 90 दिन काउंट करूं, या 15th मई से 90 डेज काउंट करूं? अब ये कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो विद द सेम लॉजिक आप ऐसे कर सकते हो कि भैया 90 दिन काउंट करने हैं तो अप्रैल के 29, मई के 31, तो जून के 30, यानी 30 जून. यहाँ पे आपको करना है तो मई के 30, जून के 30 और जुलाई के 30, यानी 30 जुलाई. और यहाँ काउंट करना है तो 15th में, तो मई के फिर आपको 15 दिन कट गए, तो 31 माइनस 15, 16 डेज ऑफ मई, जून 30, जुलाई 31. तो ये सब मिला जुला के आपका कितना हो जाता है? मेरी ऐप में ही कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर ऐप का यूज करता हूं. मैंने कहा टोटल चाहिए मुझे 90 माइनस 16 माइनस 30 माइनस 31, 13th ऑफ अगस्त. प्लान्ड हॉलीडे आता तो एक दिन पहले आगे कर लेते, उतनी बारीकी में नहीं जाना है. लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से. बहुत बढ़िया. तो हमारे पास बढ़िया ऑप्शंस आ रहे हैं और मजा आ रहा है ये सब करके, क्योंकि समझ में आ रहा है भाई सब अपने फंडे लगा रहे हैं. चलिए, जयेश कहता है सी होना चाहिए, रचित बोलता है ए होना चाहिए, दीपेश बोलता है ए, राज बोलता है बी, रूपल बोलती है बी, कृतिका बोलती है बी, विधि बी, और आए जा रहे हैं. चलिए, ये सबने जो जो ऑप्शंस यूज किए हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या सबको दिख रहे हैं? इज एवरीबडी एबल टू व्यू? तो वो डिपेंड करता है कि इन्होंने पब्लिक में डाला है या प्राइवेट में डाला है. मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐप भी खुली हुई है जिससे मैं देख सकता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया. ये भी ऐसे अलग अलग आंसर आ रहे हैं. दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें there is no specific guidance which is provided. यानी आईसीआई की तरफ से इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं है जिससे मैं आपको इसका जवाब दे सकूं कि क्या होना चाहिए. हेंस इसका इंटरप्रिटेशन लॉजिकली करना पड़ेगा. और सीएस इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि इस पर्टिकुलर केस में द आंसर वुड बी सी. तो एग्जाम में अगर कभी ये क्वेश्चन आया, आज तक कभी नहीं पूछा है, पूछा होता तो मैं बोल देता एग्जाम में ये ऐसा पूछा था, इसका मतलब ये आंसर है. बट क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं गया इस कारण से हमें जो इंटरप्रिटेशन सीएस इंस्टीट्यूट ने लिया है वो फॉलो करना पड़ेगा. और सीएस इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन क्या है समझिए. उनका ये कहना है कि भाई आप अगर क्रम में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है
30 डेज में तो साफ साफ लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद बोला है अगर बोर्ड फेल हुआ तो वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर को, और फिर मेंबर शैल विद इन 90 डेज। तो मेंबर का पावर 90 दिन तक अपॉइंट करने के लिए उनको समय दिया गया है। तो उनको समय कब से काउंट होएगा? जब से उनको पता पड़ा उनको अपॉइंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे 90 डेज कब से काउंट होंगे? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को इन्फॉर्म करेगा। प्रॉब्लम की बात यहाँ पर यह है कि इन्फॉर्म द मेंबर पे कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यानी अगर बोर्ड 3 महीने बाद इन्फॉर्म करे मेंबर को तो भी चलेगा? हाँ चलेगा। बस आप ये ध्यान रख लो भैया, आपका फर्स्ट ऑडिटर समय पे तैयार हो जाए आपका, ताकि फर्स्ट एजीएम से पहले वो ऑडिट करके अनऑडिटेड अकाउंट्स आपको दे दे, इनफैक्ट फर्स्ट एजीएम के नोटिस से पहले, ताकि आप उसको अडॉप्ट करवा सको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चलने दीजिए बिंदास। तो ये आईसीएसआई का इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको कोई ज्यादा कहानी नहीं लिखना है, आप सिंपल यही आंसर लिख दीजिएगा। आप चाहो तो नीचे नोट डाल सकते हो कि दिस इज एन इंटरप्रिटेशन व्हिच हैज बीन टेकन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी। आया भाई? समझ में आया? तो ये लॉजिक है इसका। आ रहा है आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन करने में? समझ में आ रहा है आपको कैसे होता है, क्या होती है चीजें, कहाँ फंस जाते हैं? ये लॉजिक्स है इसके, ये तरीके हैं जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, लॉ में आगे बढ़ते हैं। ये नोट मैं साथ ही साथ में आपको अपडेट कर देता हूँ, लिंक मैंने कल शेयर करी थी, वहां से आप साथ साथ में इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो बढ़िया। चलिए भैया, राज जी ने हमको बहुत बढ़िया एक इमोजी दिया है। मजेदार, बहुत मजा आता है इमोजीज मिलते हैं तो। ओके, इमोटिकॉन्स। तो ये एक और इंटरप्रिटेशन हो गया, और इससे टाइम लिमिट आपको और समझ में आ गई। आई होप इसी के बेसिस पे अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि किस तरह से अपने को लॉ को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर के देख रहे थे। और cool। ये देखिए, अब ये मैंने आपके सामने क्या खोल दिया है, आई जस्ट ओपन द ऑडिट शास्त्र। ये क्या है सर ऑडिट शास्त्र? दोस्तों, ये हमारा स्टडी मटेरियल वाली किताब है जिसमें डिटेल में नोट्स दिए गए। ये किताब आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कल मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर किया था, और अभी मैं इसको गूगल ड्राइव पर भी आपके साथ ऐड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव में आई एम जस्ट एडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर इंटर ऑडिट, और यहाँ पर मैं बाहर ही इनफैक्ट बोर्ड नोट्स के अंदर ही शेयर कर देता हूँ, अभी वही सही रहेगा, तो आप वहीं से उसको पिकअप कर लीजिएगा। इंटर ऑडिट बोर्ड नोट्स, और ये गए 1 करोड़ आपके खाते में। अब मैंने जो जो चीजें आपसे पूछी, क्या ये चीजें हम कॉपी में लिख लें? याद दी हुई है तो एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर कुछ छूट जाएगा तो आप लिख भी लेंगे। Are provisions of 139 subsection 6, which is first order of non-government company, also applicable to one person and small company? तो I'm actually on page number 12 of your audit शास्त्र। पेज नंबर हो सकता है प्रिंटेड बुक में थोड़ा आगे पीछे हूँ, मेरी पीडीएफ का ये है। तो ये सवाल पूछा गया है, तो क्या इसका जवाब होगा? द आंसर इज यस। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर to all company including OPC and small company except government company. However, a specific law may override the provisions of Companies Act, like for insurance and banking company. क्या बात है यार, एक क्वेश्चन के जवाब में ऐसी बेहतरीन चीजें दी हुई है कि सारे फंडे एकदम एक इसके आंसर में क्लियर हो रहे हैं। तो हमने नहीं भी लिखा कॉपी में तो चलेगा, यहाँ से अपन रेफर कर पाएंगे। मैं नॉर्मली क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कंपनी लॉ अपन पूरा पढ़ने वाले, कॉपी में नोट्स बना के, तो आप क्या करना, रखना आप अपनी किताब ही आपके रेफरेंस में, ये नोटबुक ही रखना, इसमें आप लिख दीजिएगा रेफर ऑडिट शास्त्र कॉन्सेप्ट बिल्डर 12 to ऐसा। तो क्या है, जब आप कॉपी से पढ़ोगे तो आपको मालूम रहेगा कि किन चीजों के लिए अपने को ऑडिट शास्त्र पे जाना पड़ेगा। और एक जनरल एसजे टिप भी दी हुई है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके हो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है पर चाहेंगे तो कर सकते हैं ऐसा। प्रोसीजर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगा, चाहे तो मीटिंग में कर ले या बाय सर्कुलेशन कर ले, तो बोर्ड की मीटिंग जरूरी नहीं है। कितने दिन में करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है, कैसे काउंट होता है? तो 1 अप्रैल से 30 दिन 1 मई पे काउंट होंगे। 1 मार्च से 30 दिन काउंट करोगे तो मार्च के 31 डेज, इसमें से एक छूट गया तो 31 मार्च होगा। तो ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि 30 डेज आप कैसे काउंट करोगे अलग अलग सिचुएशंस में, ये आप देख सकते हैं। साथ में ये क्या दिया हुआ है ये अभी मैं समझाता हूँ, इसको छोड़िए अभी। ध्यान रखना, यहाँ पे 30 डेज लिखा है, 1 मंथ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बारीकी से लॉ को पढ़ना होता है। आपके करेक्ट इनकरेक्ट में अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा मजा आएगा। इफ यू प्लीज अलाउ मी, मैं इसको यहीं टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम पे पूछू क्या?
ठीक है, टेलीग्राम पे पूछता हूँ। चलिए, मेरी इच्छा तो वहां पूछने की थी, पर नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे पूछता हूँ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन हियर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have appointed the first auditor of the company, which is other than a government company, within 30 days from date of registration for a period of 1 year, whether the appointment is valid. क्या ये अपॉइंटमेंट अपने आप में वैलिड है, ये सवाल है। विचिंग हो गया, क्षमा करें। Within 30 days from the date of registration. चलिए, अब ठीक है। क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? Let me see what people have to say. Cool. I'm just waiting for the answer. Let me see what you guys have for me. और ये क्वेश्चन मैंने आपको चलो इधर पोल पे भी दे दिया। चले जी, वोट आना शुरू हो गए और मैंने इधर भी दे दिया है, जो चाहे वो यहाँ पर दे दे। बहुत बढ़िया, दीपेश ने शानदार जवाब दिया है यहाँ पे, वेरी नाइस। Now, board have appointed the first auditor of the company, other than government company, within 30 days from the date of registration for a period of a year, 1 year, whether the appointment is valid. And the answer is no. बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई दोस्तों मुझे जान के कि आपने बेहतरीन आंसर दिया। मुझे उम्मीद थी कि ज्यादातर गलत कर देंगे, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया। व्हाट अ ग्रेट बैच आई एम एड्रेसिंग। बिल्कुल सही दिया जिसने भी जवाब दिया है। Board can appoint, but only till the conclusion of first AGM and not for 1 year. अब आपको समझ में आ रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि लॉ अपने आप में कितना क्रिटिकल होता है, उसका इंटरप्रिटेशन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे भी आवाज हमारे पास आंसर मिले हमें। अब आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? लॉ ने लिखा है अपॉइंटमेंट विल बी मेड टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब आप बोल रहे हो कि मैं आपको 1 ईयर के लिए अपॉइंट करूंगा, तो सर एक ही तो बात हुई। कैजुअली ये बोलचाल की भाषा में एक बात होगी, वहां तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लॉ की परिभाषा में फर्स्ट एजीएम का कंक्लूजन और 1 साल में फर्क हो सकता है। कैसे हो सकता है? आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट टू यू। एजीएम कब करना होती है दोस्तों? सर एजीएम इज टू बी कंडक्टेड विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। कभी नहीं हुई तो क्या होएगा? कुछ नहीं, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी और एजीएम हो सकता है बाद में वो लेट हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की फर्स्ट एजीएम कंपनी ने समय में नहीं करी तो उसकी पेनल्टी वो पे करे, और हो सकता है कि पहली एजीएम 1 की बजाय 2 साल में। तो क्या उस केस में हमें फर्स्ट ऑडिटर को 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिट करना पड़ सकते हैं? हाँ, करना पड़ सकते हैं। वील कम टू दैट अ लिटिल लेटर। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट इज नेवर डन फॉर अ ईयर, अपॉइंटमेंट इज ऑलवेज डन टिल द कंक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसके लिए ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो बारीकी से अपन पढ़ रहे हैं ना, ये एमसीक्यू प्रोन भी है। किसी ने कहा लॉ में इस तरह का सवाल आया था, और साथ ही साथ में करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस भी इस तरह के आ सकते हैं। अब आपने कैजुअली पढ़ लिया, बोर्ड ने 30 डेज के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, आपने बोला अरे वाह बढ़िया, आपने को तो याद है 30 डेज में अपॉइंट करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपने आगे पढ़ाई नहीं फॉर 1 ईयर, आपने बोल दिया करेक्ट।
जबकि मालूम पड़ा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के लिए नहीं हो सकता है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम में। तो इतनी बारीकी से आपको प्रोविजंस को प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कैन बोर्ड डेलीगेट इट्स पावर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑर्डर विद इन 30 डेज। शुरू के 30 दिन तक पावर विल रेस्ट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली। ना तो बोर्ड अपने पावर डेलीगेट कर सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर को, ना ही शेयर होल्डर वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर का पावर सिर्फ कब आएगा? जब बोर्ड फेल होगी। सेकेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लॉ में कहीं लिखा नहीं है। अगर डेलीगेशन अलाउ करना होता ना तो लॉ ऐसा बनाया जाता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर की जगह होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एज बोर्ड में डिसाइड विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है एज बोर्ड में डिसाइड, यानी ये पावर डेलीगेटेबल नहीं है, तो पावर बोर्ड को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या होगा अगर बोर्ड फेल हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर को 30 डेज में अपॉइंट करने के लिए? देन शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट विद इन 90 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आप चाहें तो एग्जाम में शेयर होल्डर की बजाय मेंबर्स शब्द यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर जगह शब्द मेंबर यूज किया गया है। क्या शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क हो सकता है? हाँ, हो सकता है आपके पास शेयर हो लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर पे आपका नाम ना चढ़ा हो बिकॉज ऑफ पेंडिंग फॉर्मेलिटीज एंड ऑल। तो मेंबर्स यानी जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है, यूजुअली शेयर होल्डर ही मेंबर होगा। फ्रॉम विच डेट 90 डेज पीरियड इज टू बी काउंटेड? तो मैंने एग्जांपल लिया 1 अप्रैल 21 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, बोर्ड फेल हुआ 1 मई को, बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है शेयर होल्डर को एट पॉइंट नंबर ए। तो काउंटिंग कहां से करना होगी? तो एक ऑप्शन है यहाँ पे ए से फेल हुआ है, तो एक ऑप्शन है ए शुरू से करो, बी यहां से करो और सी यहां से करो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। This involves interpretation of law as law is not clear about when 90 days are to be counted. ICISI has opined that 90 days should be counted from date of intimation to shareholder by board of director, as otherwise shareholder will not be aware of their duties to appoint the first auditor. For exam, consider 90 days from date of intimation to shareholder by board of director. इतना बेहतरीन तरीके से सब कुछ लिख के दिया हुआ और क्या चाहिए लाइफ में अपने को। बहुत बढ़िया सर। आगे मजेदार क्वेश्चन है, वाओ मजा आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या क्या होगा बच्चों अगर शेयर होल्डर ही फेल हो जाए फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करने में 90 डेज? सर ये तो मजेदार है। क्या यानी अब हमारे सामने सवाल ये डाला गया है कि जहां तक लॉ में लिखा है अगर उसके बियॉन्ड बात चली गई तो क्या होगा, क्योंकि लॉ तो साइलेंट है। तो एक जनरल रूल मेरा सुन लीजिए और ध्यान रखना है इसको दिमाग में। लॉ, आप एक चीज समझो, कहां तक एक्सप्लेन करेगा? लॉ ने बोला भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में क्योंकि अर्जेंसी होगी, ये लॉजिक सोचते हुए नहीं कर पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो फेल होने पे पावर गोज टू शेयर होल्डर जो विद इन 90 डेज करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर विद इन 90 डेज भी नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मैं थोड़ा ना ऐसे बताते रहूंगा कि भैया 90 दिन में नहीं हुआ तो क्या होगा। सीधी सी बात है भैया, आपको बोला था ये आपकी ड्यूटी, आपने परफॉर्म नहीं करी तो पेनल्टी लगेगी। अरे सर ठीक है पेनल्टी लगेगी क्योंकि हमने सेक्शन का नॉन कंप्लायंस नहीं किया और आपने बताया था सेक्शन 147 में पेनल्टी भी है, वहां पे चलो पढ़ भी लेंगे कितनी लगेगी, पर ऑडिटर तो अपॉइंट नहीं हुआ ना, उसका क्या? तो दोस्तों एक जनरल रूल ध्यान रखना कि जब भी प्रोविजन कहीं पर भी डेड एंड पर आके रुक जाता है, साइलेंट हो जाता है, आगे नहीं बताता है क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में रूल एकदम क्लियर है, जिसके पास पावर था उसी के पास रहेगा। पावर वॉज विद शेयर होल्डर्स, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन विद शेयर होल्डर। यानी 90 दिन में करना है, नहीं किया तो भी शेयर होल्डर ही करेंगे, ईजीएम में ही करेंगे, फर्स्ट एजीएम से पहले करेंगे, उस ऑडिटर का ऑफिस फर्स्ट एजीएम तक चलेगा। लेकिन क्योंकि आपने इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया है तो आपके ऊपर जो पीनल प्रोविजन है वो ट्रैक हो जाएगा। और सर अगर कभी हमने फर्स्ट एजीएम से पहले ऑडिटर रिपोर्ट नहीं किया तो आपके अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, तो ऑडिट नहीं कराने के भी पेनल्टी आपके ऊपर एडिशनली इंपोज होना शुरू हो जाएगी। ऐसी हरकतें आप करते रहोगे तो हो सकता है एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करे, आपकी कंपनी को नोटिस दे दे और उसको वाइंडिंग अप कंपलसरी में डलवा दे। ठीक है, अपने को इतना आगे नहीं जाना है, बट यस। तो देखो क्या लिखा, there is no specific provision in law in such case, therefore authority and responsibility will rest with the same party or body। क्योंकि लॉ स्पेसिफाई नहीं करता है तो जिसके पास पावर था उसी के पास रहेगा। इस केस में शेयर होल्डर के पास आखिरकार पावर था तो उसी के पास कंटिन्यू होगा। However, penalty for non-compliance with 139 will be applicable on company and officers in default, which will study under 147। क्या टर्म होती है दोस्तों फर्स्ट ऑडिटर की? फिक्स है, ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139(6) will hold office till conclusion of first AGM।
फिर उसको बोर्ड ने अपॉइंट किया हो या शेयर होल्डर ने। इसका मतलब है अपॉइंटमेंट इज नॉट फॉर 1 ईयर बट इट इज अप टू कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। एकदम क्लियर है, ठीक है। What will happen if in case first AGM is not held on due date? तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 21 पे, फर्स्ट एजीएम होना चाहिए थी 30 सितंबर 22 पे, और अगर नहीं हुई और लेट्स से 23 में हुई सीधे किसी कारण से, तो उस केस में क्या होगा? तो फर्स्ट ऑडिटर का ऑफिस कब तक चलेगा? उसका ऑफिस चलेगा 23 तक। क्यों? मुझे एक बात बताओ ना, मजेदार सवाल पूछूंगा मैं आपसे लेट्स से फॉर एग्जांपल चलिए समझिएगा दोस्तों कि ये मेरा ट्रेन है, अगर आप समझ पा रहे हैं। ये ट्रेन का पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है, ये चौथा है, और ऐसा है। और ये मेरी ट्रेन जा रही है और ये पटरी है। ठीक बात है दोस्तों। अब एक बात बताओ दोस्तों कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो पहली बोगी लगनी थी ये नहीं लगी, तो ये वाली बोगी लगी है और आप इसमें बैठे हो उसके साथ, और लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का फोन आया और उसने पूछा कि यार कौन सी बोगी में बैठा है तू। अब ये जनरल ट्रेन है पूरी, इसमें कोई नंबरिंग वगैरह की थी नहीं है, जैसे S1 S2 A1 A2 ऐसा कुछ नहीं है, बस अपन जाके जनरल ट्रेन के डब्बे में बैठ गए। लेट्स से ये टॉय ट्रेन है और हम उसके साथ गार्डन में कहीं घूमने के लिए गए थे, और नॉर्मली उसमें टोटल 4 डब्बे लगते थे, बट इस बार पहला डब्बा नहीं लगा, तो आप दूसरे डब्बे में बैठे हो। किसी ने आपसे पूछा कि यार कौन से डब्बे में बैठा है, तो अब ये जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसी हो गई है, तो आप बताइए आप कौन से डब्बे में बैठे हो? क्या आप ये बोलोगे यार मैं दूसरे डब्बे में बैठा हूँ? अरे मेरे पास मेरे दोस्त मेरे यार, अगर पहला डब्बा लगा ही नहीं है तो दूसरा दूसरा नहीं पहला ही कहलाएगा। क्या बेहुदा समझाया है सर आपने, मजा आ गया। दोस्तों अगर फर्स्ट एजीएम समय पे नहीं हुई तो जो सेकंड एजीएम होगी वो सेकंड नहीं कहलाएगी, वही फर्स्ट कहलाएगी। यानी हम ये बोलेंगे कि वो एजीएम जो आपने फर्स्ट एजीएम करी वो 1 साल बाद करी, तो वो सेकंड एजीएम की ड्यू डेट पर हो रही है, पर कहलाएगी तो फर्स्ट एजीएम ही। यानी ऑडिटर का ऑफिस कब तक चलेगा? फर्स्ट एजीएम तक, यानी 2 साल तक। तो इसके लिए कहा गया है कि इन सच केस ऑडिटर टू होल्ड ऑफिस टिल एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एजीएम। एक्चुअली आपकी फर्स्ट एजीएम कब होगी? which will be after 6 months from second financial statement date and not till due date of AGM। तो अगर आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकेंड ईयर के बनने के 6 महीने में एक्चुअली फर्स्ट एजीएम हुई है तो आपका ऑफिस वहां तक चलेगा, ना कि ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो इस केस में क्या ऑडिटर को 2 साल का ऑडिट करना पड़ेगा? हाँ। बच्चों पूछते सर इसमें फीस भी डबल मिलेगी क्या? हाँ मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, मिलना चाहिए या नहीं वो सेक्शन 142 में पढ़ेंगे क्योंकि रेम्यूनरेशन का सेक्शन है। अच्छा सर इसलिए आपने शुरू में बता दिया कि कौन से सेक्शन में क्या पढ़ने वाले, ताकि हमारे मन में ऐसे सवाल पैदा हो कि सर रेम्यूनरेशन क्या होगी, कौन क्वालिफाइड होगा ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, क्या काम करेगा ऑडिटर, उसकी पावर तो आपने बताई नहीं, उसकी ड्यूटी तो आपने बताई नहीं, कितने साल का ऑडिट करना है तो बताई नहीं। अच्छा तो हमें पहले ही पता पड़ गया कि भैया पावर ड्यूटी 143, रेम्यूनरेशन 142, क्वालिफाइड कौन है नहीं है 141, अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट। तो अभी उतना ही सोचेंगे, इसके बाहर हमारा सोच ले जाएंगे भी नहीं। So the provision says the office of the auditor commences from the date of conclusion of the general meeting in which auditor was appointed, and it completes on completion of general meeting till which the auditor was appointed. Sorry, this is completes. तो it commences from the date of conclusion of general meeting in which he was appointed, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है तो फिर हो सकता है बोर्ड मीटिंग या बोर्ड के अपॉइंटमेंट के तारीख पर। और कब तक चलेगा? जब तक उसे जिस एजीएम के लिए अपॉइंट किया है वो एजीएम जब तक कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक उसका ऑफिस चलेगा। ये मेरा पूरा प्रोविजन का डिस्कशन हो गया दोस्तों आज का, किसका? फर्स्ट ऑडिटर का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा रेफर आपका ऑडिट शास्त्र फ्रॉम 24, सॉरी 12 लिख दिया मैंने, 231 फ्रॉम CB 24 to 31।
तब आपको पता है कि इसके साथ आप वो पढ़ोगे तब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये मेरा डिस्कशन आज सिर्फ इतना सा कंप्लीट हुआ है। बड़ा हौले हौले और आराम से अपन चले दोस्तों, क्यों? क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे अब आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी, कैसे लॉ को पढ़ते हैं, किन चीजों को बारीकियों में ध्यान रखते हैं। अगर आपका आज का लेक्चर में इतना भी क्लियर हो गया कि यार लॉ कैजुअली नहीं पढ़ सकते, एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक चीज लॉ में पढ़ते समय सोचना पड़ती है, ऐसा नहीं होता तो क्या, वैसा नहीं होता तो क्या। आई थिंक अपना हाफ जॉब डन है। अब आगे जब प्रोविजन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव दैट आई फॉर डिटेल। आप कैजुअली नहीं पढ़ोगे, हर पॉइंट पे फोकस करोगे, और अगर आपने ये कर लिया तो आपके एमसीक्यूज और वो 2 मार्क वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। सीबी का फुल फॉर्म है बेटा कंसेप्ट बिल्डर। ये जो ऐसे मैं क्वेश्चन डालता हूँ ना, इसे सीबी लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य एग्जाम में शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए, एग्जाम से ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है इसका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसका पर्पस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए इसको अपन बोल देते हैं दीज आर कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस, ऐसा। ठीक है जी, चलिए, तो ये अपना आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब आज मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आप ग्रुप 1 पढ़ चुके होंगे तो आपको हो सकता है शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो कि किस तरह से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर अपने को किस तरह से लिखना है। वो जो एक तरीका होता है ना, प्रोविजन, इंटरप्रिटेशन, ऑल दैट। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ड्राफ्ट करके लिखिएगा, और ये आंसर ड्राफ्ट करके लिखने के बाद आपको क्या करना है, कल जब अपनी क्लास शुरू होगी तो आपको उसका फोटो खींच के मुझे चैट में पोस्ट करना है, और मैं देखूंगा किस किस स्टूडेंट ने क्या किया है, आंसर दिया है। और बकायदा बैकएंड पे हमारी टीम मार्किंग करेगी कि कौन बच्चा है जो लाइव में बकायदा आंसर दे रहा है, और रिव्यू करवाएंगे कि भैया आंसर कैसे लिखे। किसी को कुछ फीडबैक अगर देना है तो हम दे पाएंगे उसमें कि भैया इसको ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके कान खींचे जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से कि भैया ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुमको आंसर लिख के आना है। दी ऑब्जेक्टिव इज कि भैया अपन लाइव के पूरे इस तरह के फायदे उठाएं जैसे अपने फेस टू फेस क्लास में होते थे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर फॉर यू टू सॉल्व। आप प्लीज इसकी कोशिश करिएगा। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गिव यू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको आपको करने में बहुत दिमाग लगाना पड़े। रादर अभी ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आप इस तरह से जिसका आंसर लिखें, ताकि हम इंटरप्रेट कर पाए, समझ पाए कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, आई एम जस्ट पिकिंग अप वन सिंपल क्वेश्चन। ये कई बार पूछा गया और इसको आपको करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्मेट वाले आंसर में देना है। तो 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, कमेंट इन ब्रीफ with reasons whether this is करेक्ट और इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया, एक लड़के ने बोला मम्मी पापा को फोन भी जाएगा। चलिए जी, बढ़िया था ये करेक्ट इनकरेक्ट वाला है। और एक क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करके लिखवा देता हूं। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स within 15 days from date of registration of the company, within 30 कर देता हूं मैं, refused to accept the audit. Hence, the board
considered that the board informed members to appoint the first auditor. Whether this is correct, analyze. ये क्वेश्चन जो पहला वाला दिया है ये समझना ये 2 मार्क का है, और ये जो क्वेश्चन दिया है ये 4 मार्क का है. प्रॉपर दोनों के आंसर लिख के लाइएगा एंड कल अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. कल मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे ड्राफ्ट करते हैं दोस्तों, और किस तरह से एग्जाम के लिए हमें लैंग्वेज का प्रयोग करना है, टेक्निकल लैंग्वेज किस तरह से आंसर करना है. विंडोज पे आंसर कैसे सेंड करेंगे. विंडोज में फोटो अगर अटैच करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप टेलीग्राम पर दे दीजिएगा मुझे. चलिए, क्वालिटी के लिए आपके पास 720p का ऑप्शन विंडोज में आना चाहिए. आप देखिए एक बार, उसको नहीं आ रहा है तो आई चेक. क्वालिटी लाइव में आप चेंज कर सकते हो. 720p HD तक सपोर्ट करते हैं. चलिए, 139 डेफिनेशन बेयर एक्ट वही कॉपी करनी है आपने नोट्स में. ये जो डेफिनेशन 139 ये डेफिनेशन नहीं है, प्रोविजन है 16 का. क्या यही कॉपी करना है? ये क्वेश्चन के आंसर लिख के लाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा. कोई बेयर एक्ट आपको एज सच एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अभी आप एक बार चाहो तो आप अपनी कॉपी में इसको जरूर लिख लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि लॉ के इंटरप्रिटेशन में किन चीजों का ख्याल रखना है. बैकअप वाला सिस्टम आई थिंक आज से लेटेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो देन यू शुड बी एबल टू एक्सेस द बैकअप. चलिए, आज की क्लास का यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ. 5-1 मिनट अपन रखते हैं थोड़े से अपने डिस्कशन के लिए, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो, एंड देन वी विल क्लोज द सेशन फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. कैसा रहा सेशन? जाने से पहले एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा चैट्स में.